नमस्कार दोस्तों, एडुशान आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था खिलजी रेवोल्यूशन। और खिलजी रेवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी हु वाज द मेन रूलर अंडर खिलजी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म था उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, उन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म और मार्केट रिफॉर्म। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये सारे जो रिफॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसके पीछे का जो मेन बैकग्राउंड, जो मेन उनका पर्पस था, वो मेनली दो पर्पस था। वन वाज हिज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब कि उनकी जो टेरिटरी को एक्सपैंड करना था, दैट वाज द मेन पर्पस। और उनके टाइम पे जो मंगोल इन्वेजन भी चल रहा था, उसको भी रेजिस्ट करना, वो भी एक बहुत बड़ा पर्पस था। तो इसके लिए उनको जो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत थी, उसके वजह से उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म इंट्रोड्यूस की थी, राइट। और दूसरा उनका मेन जो पर्पस था, दैट वाज हिज डेस्पोटिज्म। तो डेस्पोटिज्म जो द टर्म डेस्पोटिज्म रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ऑफ द रूलर ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। और डेस्पोटिज्म को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने के लिए जितने तरीके की डिसेंट है, उसको खत्म करना था। तो डिसेंट का ही जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है, दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट। और उनके बाकी सारे जो जितने भी रिफॉर्म था, दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सप्रेशन ऑफ दिस रिवोल्ट। तो उन्हीं का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो उनका था, दैट वाज मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, डेस्पोटिज्म, यही कहा गया है कि इस चार्ट में इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि डेस्पोटिज्म इज मैनिफेस्टेड थ्रू सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसेंट। और यही जो डिसेंट होता है, डिसेंट चैलेंजेस द डेस्पोटिज्म। तो उनको इन सारे रिवोल्ट को सप्रेस करना था। और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, या फिर बाकी सारे जितने पॉलिसीज थी, उनके सक्सेस इस बेसिस पे देखा जाता है। देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ज्यादा रिवोल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जब वो ये सोच रहे थे कि सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट कैसे किया जाए, so he was thinking on the cause and source of any kind of revolt, and finally he came to the conclusion कि इनके जो कॉज और सोर्स है रिवोल्ट की, कोई भी रिवोल्ट की, वो मेनली दो टाइप के है, या फिर दो सोर्स से ये जेनरेट होता है। एक होता है फ्रॉम द हाईली रिच पीपल, जैसे कि नोबल्स। बहुत सारे नोबल्स जो थे, दे यूज्ड टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ओन रूलर टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, दैट वाज वन फॉर्म ऑफ रिवोल्ट। और दूसरा था हाईली पुअर पीपल लाइक डेस्टिट्यूट, जैसे कि अगर पीजेंट हो गया, जो आम लोग हो गए, उनके पास अगर कुछ नहीं बचता है, उनके पास ऊपर इतना ज्यादा ऑपरेशन होता है, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अगर उसके पास कुछ नहीं बचता है, और जब किसी को खोने के लिए कोई डर नहीं रहता है, तो वो भी रिवोल्ट करता है। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, दैट वाज मेनली एम्ड एट दिस सेक्शन, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द नोबल्स। और उनके ये वाला जो सेक्शन था, डेस्टिट्यूट या जो पुअर पीपल है, उनके तरफ से जो रिवोल्ट होता है, उसको सप्रेशन करने के लिए उनका जो मेन पॉलिसी था, दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मार्केट रिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, मार्केट रिफॉर्म। तो मार्केट रिफॉर्म के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म which is directed towards suppression of revolt by the nobles। ठीक है ना। अब देखिए, जो कॉजेस ऑफ रिवोल्ट थी, ठीक है ना, फ्रॉम द साइड ऑफ द नोबल्स, उनके तरफ से उनको ये चार मेन कॉजेस देखने को मिला, या फिर उनके 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 विचार पे ये चीज आई। पहला था एक्सेस वेल्थ। जो नोबल्स थे, जब वो बहुत ज्यादा रिच बन जाते हैं, उनके पास जब एक्सेस वेल्थ हो जाता है, तो वो अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं। और जब उनके पास एक्सेस वेल्थ हो जाता है, तो अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल उनको लगने लगता है कि वो सोचते हैं कि ही वांट्स टू एस्टेब्लिश हिज ओन इंडिपेंडेंस, और तब वो रूलर की जो अथॉरिटी है, उसको चैलेंज करने लगते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट प्राइमरी कॉज ऑफ रिवोल्ट। सेकेंड वॉज द फेलियर ऑफ द रूलर टू कीप वॉच। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो पहला जो फैक्टर था, इनके बेसिस पे उन्होंने क्या रिफॉर्म लेके आए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रॉयल फरमान। रॉयल फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर।
ठीक है ना। तो इन्होंने ये चार जो मेन फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, ये चार फैक्टर के लिए उन्होंने चार फरमान जारी किया था। तो पहला जो एक्सेस वेल्थ था, इनके लिए उन्होंने एक रॉयल फरमान जारी किया, जिसके थ्रू ही वांटेड टू एब्जॉर्ब ऑल द एक्सेस वेल्थ। जैसे कि उन्होंने जितने सारे डोनेशंस था, जैसे कि इनाम, राइट, और फिर चैरिटेबल डोनेशन जैसे वक्फ, ये सारे जो डोनेशंस था, इनको पूरी तरह से स्टॉप करने की सोचा, या फिर स्टॉप कर भी दिया गया, राइट। और उन्होंने जो रेवेन्यू रिफॉर्म चालू किया था, रेवेन्यू रिफॉर्म में भी एक उनका प्रोविजन था हाई रेवेन्यू, हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो दैट वाज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वेल्थ फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ द नोबिलिटी, राइट। तो दैट वाज हिज फर्स्ट point in the administrative reform. The second point was that he understood that the failure of the ruler to keep watch on the nobles is also one of the cause for revolt. जब ruler जो नोबिलिटी है उनके ऊपर ठीक से नजर नहीं रख पाता है, तो भी एक जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस है या रेबिलियन फोर्सेस है, वो ग्रो करने लगता है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक और फरमान जारी किया, सेकंड फरमान जारी किया, जिसके थ्रू उन्होंने अपने जो स्पाई इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो स्पाई नेटवर्क है, उनको काफी स्ट्रांग बना दिया, राइट। और जो स्पाइस थे, उनको उनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई कि उनको सारे इंफॉर्मेशन लाके देना था रूलर को, एंड द स्पाइस वर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द रूलर। और इन एनी केस ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर, द स्पाइस वर पनिश्ड सीवियरली ऑल्सो। तो स्पाइस के ऊपर काफी प्रेशर भी था, ठीक है ना। तो ये उन्होंने दूसरा उन्होंने डिसीजन लिया फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तीसरा जो पॉइंट था उनका, उनको लगा कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंकिंग, उनको लगता था कि बहुत सारे लोग अपने रियल स्टेटस को भूल जाते हैं और अथॉरिटी को चैलेंज करने लगते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक तीसरा फरमान जारी किया। उस तीसरे फरमान में उन्होंने क्या किया कि ही कंप्लीटली स्टॉप और प्रोहिबिटेड द ड्रिंकिंग, राइट, ऑल टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। लेकिन ये एक बहुत ही थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा पॉलिसी था, क्योंकि वो कितना भी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसको रोक नहीं पाए। ऊपर से ड्रिंकिंग के थ्रू या फिर पब्लिक कंजम्पशन ऑफ लिकर के थ्रू जो स्टेट रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू का भी लॉस होने लगा। तो फाइनली उनको क्या करना पड़ा, ही ब्रॉट सम मॉडिफिकेशन इन हिज फरमान, और उन्होंने ये कह दिया कि पब्लिक ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, प्राइवेट ड्रिंकिंग वॉज मेड अलाउड, ठीक है ना। दैट वाज हिज थर्ड पॉइंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और चौथा पॉइंट था मैट्रिमोनियल रिलेशन। देखिए, दिस वाज वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर। क्या होता है कि एक नोबल दूसरे नोबल के साथ, दोनों रिच पीपल है, दोनों के पास एक्सेस वेल्थ है, और दोनों जब मैट्रिमोनियल रिलेशन में आ जाते हैं तो दोनों नोबल मिल जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाता है। अब दोनों के पास क्योंकि बहुत सारा वेल्थ होता है, तो दोनों के पास मिलिट्री भी होती है, और उस मिलिट्री का ज्वाइन हो जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा आर्मी स्ट्रेंथ उनको ला देता है। एंड देन दे ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट दे कैन चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द रूलर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था नोबिलिटी के तरफ से रिवोल्ट का। तो इसके वजह से इसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक चौथा फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जो नोबिलिटी है, इफ दे वांट टू गेट इन्वॉल्व इन मैट्रिमोनियल रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन नॉट themselves get into matrimonial relation, और अगर वो चाहते हैं then they will have to take the permission from the ruler। तो ठीक है दोस्तों, ये दिखाता है कि उन्होंने किस तरीके से चारों तरफ से जितने भी कॉजेस थे, जो उनको समझ में आया था रिवोल्ट की, नोबेल की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है ना। अब देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड करके है उनके मिलिट्री रिफॉर्म। तो मिलिट्री रिफॉर्म तो एक तो ये था कि उनकी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी, राइट, और जो मंगोल इन्वेजन चल रहा था, मंगोल इन्वेजन को रोकने का भी एक तरीका था। और दूसरी तरफ से एक हिडन एजेंडा भी था कि जो नोबिलिटी है, वो जब अगर रिवोल्ट करता है, अगर कभी रिवोल्ट करता है, तो उसको भी रोकने का एक तरीका था ये मिलिट्री रिफॉर्म। तो उनको ये समझ में आ गया कि उनको मिलिट्री स्ट्रांग बनाना ही है, और मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी अंडर द रूलर। अब इसके पहले क्या था कि जितने फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जैसे कि नोबल्स, उनके अंडर एक मिलिट्री कोटा होता था, जैसे कि इक्ता सिस्टम में हमने देखा था। तो उनके अंडर जो मिलिट्री कोटा होता है, दैट कोटा आई मीन उस मिलिट्री को दे दिया जाता था रूलर को एट द टाइम ऑफ वॉर। लेकिन उनका जो इमीडिएट जो लॉयल्टी होती थी, इमीडिएट लॉयल्टी
was towards their immediate boss, that was their feudal lord or their nobility, right? तो उनको खत्म करने के लिए he made a long standing army under the ruler, और उन्होंने जो उनकी जो रेम्यूनरेशन है, जैसे कि जितने भी सोल्जर्स है उनकी जो रेम्यूनरेशन है उनको कैश में सैलरी उनको देने लगे, और उनका लैंड ग्रांट का जो पहले पॉलिसी था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि लैंड ग्रांट से ही फ्यूडलिज्म बर्थ होता है, और लैंड वही जब लैंड बढ़ने लगता है तो वही एक बड़े बड़े नोबल्स बन जाते हैं। तो मिलिट्री कमांडर के लिए, मिलिट्री हेड के लिए उन्होंने नोबल बनने की जो तरीका था उसको भी खत्म कर दिया गया। और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेजर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आगे चल के पूरे दिल्ली सल्तनत में इसको कंटिन्यू किया गया था। दैट वाज द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा, ठीक है ना। तो दाग सिस्टम वाज फॉर द हॉर्स, एंड चेहरा वाज फॉर द आर्मी। तो आर्मी में प्रॉक्सी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आर्मी बना लिया था तो आर्मी में प्रॉक्सी के चांसेस बढ़ जाता था, ठीक है। सो चेहरा वाज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द appearance of individual soldier, बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना। तो इसके थ्रू उन्होंने जो आर्मी में जो प्रॉक्सीज की जो या फिर टेंडेंसीज थी उनको खत्म किया, और दाग के थ्रू उन्होंने सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस को मेंटेन करना शुरू किया। क्योंकि देखिए इंडिया में जो हॉर्सेस अवेलेबल था दैट वाज नॉट ए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस, और वॉर में या मिलिट्री के लिए जितने भी हॉर्स लाया जाता था उसको सुपीरियर क्वालिटी बनाना पड़ता था, उसको अरब एंड टर्की से लाना पड़ता था। तो जो आर्मी था दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर हॉर्स। तो इसमें एक करप्शन की चांसेस बन जाता है कि जितने सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस है उसको बेच करके जो आर्मी उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है, उसको बेच करके इंफीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस वो मेंटेन करने लगे। तो इससे क्या होगा कि मिलिट्री स्ट्रेंथ पे एक असर पड़ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस थे उनको मार्क कर दिया जाता था दाग के थ्रू, और जब उनका इंस्पेक्शन होता था, राइट, देयर वाज प्रोविजन फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन के टाइम पे ये देखा जाता था कि वेदर दिस पर्टिकुलर आर्मी पर्सनल इज मेंटेनिंग देयर हॉर्स और नॉट, ठीक है ना। और उन्होंने एक और डिसीजन लिया था कि ज्यादातर आर्मी 80% ऑफ हिज आर्मी वाज डिप्लॉयड इन द कैपिटल, क्योंकि देखिए जब भी अगर कोई रिवोल्ट होगा या फिर जब भी कोई फॉरेन इन्वेजन होगा तो वो सबसे पहले वो जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको एबोलिश तभी कर पाएगा जब उसके कैपिटल को कैप्चर करेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल इज द मेन सेंटर जहां पे सबसे ज्यादा अटैक की चांसेस होता है। तो उन्होंने ज्यादातर आर्मी को अपने कैपिटल में ही मेंटेन किया या डिप्लॉय किया, ताकि कोई भी फॉरेन अटैक हो या कोई भी रिवोल्ट हो उसको सही से रोक पाए, और दिल्ली सल्तनत की जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको वो चैलेंज ना कर पाए। ओके, सो दीज वर देयर हिज मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म। और नेक्स्ट क्लास में हम उनके जो बाकी के जो दो पॉलिसीज है जैसे कि रेवेन्यू रिफॉर्म एंड मार्केट रिफॉर्म, उसके बारे में हम इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, द रोल ऑफ खिलजीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इन द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सशक्तिकरण में खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन की या अलाउद्दीन खिलजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थी उसके रोल कितना था, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, ठीक है। तो आंसर लिखने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।